हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडोजीवा पे। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी नंबर के फैक्टर्स का सम कैसे निकालते हैं। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि किसी नंबर के फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आते हैं हमारे विषय पे। ठीक है, हमारे टॉपिक पे आते हैं। और आज का जो टॉपिक है बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। किसी नंबर के फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम कैसे निकालेंगे यह जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम, यानी कि किसी नंबर के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग कितना होगा, हम ये जानेंगे। ठीक है, सम का मतलब होता है जोड़ना, योग। ठीक है, और रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम। ठीक है, फैक्टर्स का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, तो यानी कि नंबर का मतलब आप जानते हो संख्या होता है, किसी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग कैसे निकालते हैं, इस बात को जानेंगे इस कंसेप्ट में। ठीक है, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक नंबर ले रहा हूं 12, और मुझे जानना है कि 12 के 12 के सभी फैक्टर्स के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 12 के सभी फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम कितना होगा, ये मुझे पता करना है। तो आइए देखते हैं। अगर मैं 12 के फैक्टर्स लिखूं, अगर मैं 12 के गुणनखंड को लिखूं, तो 12 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 6 एंड 12 होगा। ठीक है बच्चों, ऐसा होगा। वे सारे नंबर जिससे दिया गया नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे, वो सारे नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे, उस नंबर का गुणनखंड कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि 12 जो है 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है और 12 से डिवाइड होता है। तो इसलिए ये सभी के सभी नंबर्स जो हैं वो 12 के फैक्टर्स हैं। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? किसी नंबर का उल्टा। अगर ए कोई नंबर है और मैं कहूंगा इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/a हो जाएगा। अगर मैं कहूं बी कोई नंबर है और मैंने कहा कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/b होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसके सारे फैक्टर्स के रेसिप्रोकल को सम करूंगा तो कैसा होगा, आप देखिए जरा सा। 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। ठीक है, ऐसा होगा बच्चों, ऐसा होगा। मैंने सभी फैक्टर्स के रेसिप्रोकल को ऐड किया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका सम आता कितना है। ठीक है, आप जानते हो ये कुछ और नहीं बल्कि फ्रैक्शन का एडिशन है, और इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। आप इस सभी का एलसीएम ले लो जो कि 12 आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 से ये कितने टाइम में? 12 टाइम में। 1 12 से 12, तो ये भी इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 बनेगा। ठीक है, प्लस उसके बाद 2 6 या 12, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 बनेगा, प्लस उसके बाद 4 3 या 12, तो यहाँ पे 3 आएगा। उसके बाद 6 2 या 12, यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद 12 1 या 12, ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 3 प्लस 6 प्लस 12। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 4 भी होगा क्योंकि ये जो 3 है, ये जो 3 है, जब इसको आप डिवाइड करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे 12 आ गया,
यहाँ पे 6 आ गया, लेकिन 6 के बाद यहाँ पे +4 आएगा, +4, उसके बाद +3 आएगा। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, ऐसा होगा। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि ये जो 1 है इसका फैक्टर है 2, 3, 4, 6 और 12, सभी इसके फैक्टर्स हैं। यानी कि ऊपर में जितने भी नंबर्स का सम किया है मैंने, वो सब इसके फैक्टर्स का सम है, और नीचे में 12 है, यानी कि वो नंबर खुद है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कुछ और नहीं किया, बल्कि सम ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों का योग बाय नंबर डिवाइडेड बाय नंबर, मतलब वो संख्या जिसका फैक्टर ये सब है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आपको किसी नंबर के गुणनखंडों के रेसिप्रोकल का सम निकालना हो, तो आप कुछ और नहीं, आप उसके फैक्टर्स को सम कर दो और उसे उस नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप फैक्टर्स को सम करोगे तो कितना बनेगा, 6 + 4 10, 5 + 2 3 + 2 5 + 1 6 + 12 28, 28/12। ठीक है, कैंसिल आउट करोगे आप 4 से, 4 7 जा 4 3 जा, इतना आएगा। ठीक है, 7/3, 7/3 आएगा। आई बात समझ में बच्चों, 7/3 आएगा। अगर नंबर छोटा हो, स्मॉल हो, तो उसके फैक्टर्स का सम निकालना बहुत इजी है, लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर दे दिए जाए तो इस तरह से काउंट करके सम करना और फिर डिवाइड करना डिफिकल्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम जानेंगे कुछ ऐसे तरीके जिससे कि बड़े से बड़े नंबर का हम आसानी से उसके फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम निकाल पाएंगे। ठीक है, मैं एक नंबर लेता हूं 360। ठीक है, 360 को आप पहले फैक्टराइज करो। अगर आपको किसी नंबर के फैक्टर्स का सम निकालना होता है तो उसको सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं उस नंबर को। ठीक है, तो इस नंबर को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आप लिखोगे 6 × 6 × 2 × 5, ऐसा लिख पाओगे। अब फिर इसको ब्रेक करोगे तो 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 5। ठीक है, यहां से आप देख पाओगे 2 का पावर 3 आएगा, 3 का पावर 2 आएगा और 5 का पावर 1 आएगा, इतना आएगा। ठीक, अब मैं निकाल लेता हूं कि इसके फैक्टर्स का सम कितना होगा। तो इसके फैक्टर्स का सम निकालने का मैं तरीका आपको बता चुका हूं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 360 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, आपको 2 का पावर 0 से स्टार्ट करना है। 2 का पावर 0 + 2 to the power 1 + 2 का पावर 2 + 2 का पावर 2 + 2 का पावर 3। ठीक, ऐसा करना है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 का पावर 0 + 3 का पावर 1 + 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 0 + 5 का पावर 1। इससे आप जानते हो क्या होगा, ये 1 है, +2 + 4 + 8, ठीक है, इंटू 1 + 3 + 9 इंटू 1 + 5। ठीक है, अब इसको आप ऐड करो, 8 + 2 15 हो जाएगा ये, इंटू ये होगा आपका क्या 13 होगा, और ये हो जाएगा 6, और इस सब को आप मल्टीप्लाई करो। नाइन्टी इंटू 13 1170। ठीक है, इतना आएगा 1170, इतना आएगा। बच्चों, इसके फैक्टर्स का जो सम होगा ना वो इतना होगा, लेकिन आपको इसके फैक्टर्स का सम नहीं निकालना, बल्कि निकालना है आपको इसके फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम निकालना है।
तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 360 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला में अभी भी मैंने बताया बच्चों कि किसी नंबर के फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम जो होता है वो होता है सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय दैट नंबर, यानी कि 1170 बाय 360, 0 कैंसिल आउट, 117 अपॉन 36। ठीक है बच्चों, ऐसा होगा, इतना इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम निकाल सकते हो। ठीक है, हम कुछ और उदाहरण एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं आपको कहूं कि 60 के सभी फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम कितना होगा, तो आप 60 को कर दो फैक्टराइज, और फैक्टराइज करने के बाद आप निकाल लो पहले उसके फैक्टर्स का सम कितना होगा, और जो फैक्टर्स का सम आएगा उसको इस नंबर से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, जो भी फैक्टर का सम आएगा उसको इस नंबर से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको उस नंबर के फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे निकलता है। आप इसको फैक्टराइज करोगे तो इसको आप लिख सकते हो इस तरह से, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि ये हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ऐसा होगा। अब बताओ कि आप इसके फैक्टर्स का सम कैसे निकालोगे। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 60 इक्वल्स टू 2 का पावर 0 प्लस 2 टू दी पावर 1 प्लस 2 का पावर 2, ऐसा करना है, इंटू 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, ऐसा करना है। ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, ऐसा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 4 इंटू 6 कितना होगा, 24 इंटू 7, 168 आएगा बच्चों, 168। ठीक है, 60 के सभी फैक्टर्स का जो सम आएगा वो 168 आएगा। लेकिन मुझे इसके फैक्टर्स का सम नहीं निकालना है, बल्कि इसके फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम निकालना है। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 60 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग। रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम होता है, हिंदी में व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक है, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, तो किसी 60 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 60 इज इक्वल टू, क्या होता है, फॉर्मूला होता है सम ऑफ फैक्टर्स। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय नंबर। फैक्टर्स के सम को जब आप नंबर से डिवाइड कर देते हो तो आपको उसके रेसिप्रोकल का सम निकल जाता है। ठीक है, तो आपने देखा है कि फैक्टर्स का सम आया है 168 और नंबर है 60। ठीक है, ये 168 अपॉन 60 आएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर लो। ठीक है,
4 से करो, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, फिर 4 से 15 टाइम में, ठीक है। फिर 3 से करो, 3 5 जा, 3 1 जा और 3 4 जा, 14/5, 14/5, 14/5 आएगा बच्चों, ठीक है, इतना आएगा। आई थिंक आप समझे होंगे कि किसी नंबर के फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम कैसे निकाला जाता है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। वैसे ये बहुत आसान है और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मैं एक नंबर ले रहा हूँ 420, ठीक है, और मुझे निकालना है इसके फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम, मतलब कि इस नंबर के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा मुझे निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग निकालने के लिए सबसे पहले हम उस संख्या के गुणनखंडों नंबर ऑफ फैक्टर्स का सम निकालते हैं, ठीक है ना, गुणनखंडों का योग निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके व्युत्क्रमों का योग निकालते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय द नंबर, उस संख्या के गुणनखंडों का योग और डिवाइडेड बाय संख्या, ठीक है, नंबर, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। आप जानते हैं ये 42 है, 42 को आप कैसे लिखोगे, 7 × 6, और यहाँ पे 10 है, 10 को कैसे लिखोगे, 2 × 5, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर इसको लिखोगे 7 × 2 × 3 × 2 × 5, फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 का पावर 2 × 3 का पावर 1 × 5 का पावर 1 × 7 का पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं। इसके फैक्टर्स का सम निकालना है आपको, तो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 ऐसा होगा, प्लस 2 का पावर 2, ठीक है, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 0 प्लस 7 का पावर 1, ठीक है, ऐसा होगा। आप इस सब को ऐड कर दो, ये कितना होगा, 1 + 2 + 4, ठीक है, इंटू ये कितना होगा 1 + 3, इंटू ये कितना होगा 1 + 5, ये कितना होगा 1 + 7, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, ठीक है। तो बताओ बच्चे ये क्या है, ये क्या है, ये इसके फैक्टर्स का सम है। और आप जानते हैं क्या है, आप जानते हैं कि किसी नंबर के फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का अगर सम निकालना हो तो फैक्टर्स के सम को उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो अब फैक्टर्स का सम इतना है तो इसको इस नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स ऑफ 420 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 × 4 × 6 × 8 डिवाइडेड बाई 420, ठीक है। 7 से कैंसिल आउट करोगे कितने टाइम में, 6 टाइम में, 6 से कैंसिल आउट करोगे कितने टाइम में, 10, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो कितना आएगा 16/5। आई थिंक आप समझ पाए कि किस तरह से हम निकालते हैं किसी नंबर के फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम कैसे निकाला जाता है, आप समझ गए, ठीक है। हम अगले टॉपिक पे आते हैं बच्चों, ठीक है। अगला टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ अ
नंबर किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने होंगे, हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक नंबर ले रहा हूं 32 और मुझे पता करना है कि 32 के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने हैं। ठीक है बच्चों, 32 के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने हैं। तो 32 का एक फैक्टर 1 हुआ, 2, 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 और उसके बाद 32। ठीक है, 6 फैक्टर्स है इसके, 6 फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि इस 6 फैक्टर्स में इसके परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने हैं। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर का मतलब वो सारे फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, जैसे कि 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि ये 1 का स्क्वायर होता है। 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि ये 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसा है। इसके नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने निकले बच्चों? इसके नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकले हैं 3। इसके नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकले हैं 3। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है? सारे नंबर्स के फैक्टर्स को काउंट करके और पता करना कि नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, ये एक डिफिकल्ट वर्क है। ठीक है, इसलिए इसके कुछ शॉर्ट मेथड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे 32 है, तो विदाउट काउंटिंग हम कैसे निकाल पाएंगे? तो 32 को आप फैक्टराइज कर लो, 32 को कर लो आप फैक्टराइज। इसको आप क्या लिखोगे? इसको आप लिख सकते हो 2 का पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 5 लिखोगे तो इसका जो पावर है ना 5, इस 5 को आप 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो और उसमें 1 ऐड कर दो। 2 से डिवाइड करो, उसमें 1 ऐड करो। जब आप 5 को 2 से डिवाइड करते हो, जब आप 5 को 2 से डिवाइड करते हो तो 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 5 जा 2.5 आएगा, 2.5 आएगा। लेकिन आपको इंटीजर पार्ट को ही सिर्फ लेना है, इंटीजर पार्ट को लेना है, इसको नहीं लेना है। ठीक है, तो आपको अगर इंटीजर पार्ट को सिर्फ लेना है तो ये होगा 2 + 1, यानी कि ये होगा 3। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप समझे होंगे कि हम विदाउट काउंटिंग किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि किसी नंबर की परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने एक और नंबर लिया 16। 16 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1, 2, 4, 8 और 16, ये होंगे। ठीक है, यही होंगे 16 के फैक्टर्स। तो 16 के फैक्टर्स ये सब हैं। तो आप बताओ कि 16 के फैक्टर्स यहाँ पे आपको कितने दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये बताओ आप मुझे कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि ये 1 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है। और 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि ये 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, तो आप देख पाएंगे इसमें 1, 4 एंड 16 एक परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है, 16 के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है। ठीक है, तो अगर मुझे विदाउट काउंटिंग 16 के टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो 16 को आप फैक्टराइज करो। 16 को आप क्या लिख सकते हो? 2 का पावर 4। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ठीक है, 2 का पावर 4 लिखो। ये जो पावर है ना, सबसे पहले तो आप प्राइम नंबर के फॉर्म में, प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में इसको ब्रेक करना है, इस नंबर को। उसके बाद इस पावर को आप 2 से डिवाइड करो और उसमें 1 ऐड कर दो। और आपको लेना क्या है? आपको लेना है इंटीजर पार्ट। अगर डेसिमल पार्ट आ जाए तो उसको इग्नोर कर देना है, लेकिन ये तो कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 2 हुआ, उसमें 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 3। और यहाँ से भी आप देख पा रहे होंगे इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 3 हैं। टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने हैं? 3 है। ठीक है बच्चों, आई थिंक
आप समझे होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब छोटे छोटे नंबर दिए हो तो ये काउंट करना बहुत इजी होता है, लेकिन अगर बड़ा सा नंबर दे दिया जाए तो इसमें दिक्कत आ सकती है आपको। लेकिन उसके लिए भी हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर बड़ा नंबर आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि 420 के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने हैं, 420 के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने हैं, तो आप क्या करो ना, इसको फैक्टराइज करो। इसको फैक्टराइज करोगे तो कैसे, 7 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 5 ऐसा लिखो। ठीक है, तो 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है इसके परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो पावर होता है ना, ये जो प्राइम नंबर का पावर होता है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं और उसमें 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, आप बताओ यहाँ पे 2 है तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, और 1 ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे और 1 ऐड करोगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 2। फिर 1 को 1 से डिवाइड करोगे, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। लेकिन आपको 5 को नहीं लेना है, इंटीजर पार्ट लेना है, यानी आपको 0 लेना है। ठीक है, 0 में 1 ऐड कर दो, 0 में 1 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 1। ठीक है, उसके बाद ये बताओ यहाँ पे भी 1 है और 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.5। लेकिन 5 को नहीं लेना है, 0 को लेना है, उसमें 1 ऐड करना पड़ता है, तो 1 ऐड करोगे, ये भी 1 होगा। फिर 1 है यहाँ पे, फिर इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा। तो इसके टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट फैक्टर्स, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने हैं, 2 है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किसी नंबर के टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं बच्चों। 360 मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, और मुझे निकालना है कि 360 के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने हैं। तो 360 को आप कर लो फैक्टराइज, 6 इंटू 6 लिख लो, इसको लिखो 2 इंटू 5। ठीक है, और फिर इसको लिख सकते हो आप 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब बताओ यहाँ से 2 का पावर कितना होगा, 2 का पावर होगा 3 इंटू 3 का पावर हो जाएगा 2 इंटू 5 का पावर 1। ठीक है, तो आप 3 को 2 से डिवाइड कर लो, 3 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 1.5 आएगा। लेकिन आपको इंटीजर पार्ट लेना है, इस 5 को नहीं लेना है, तो कितना आया 1, और इसमें 1 ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, पावर 2, इस 2 को 2 से डिवाइड करो और 1 ऐड करो। ठीक है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये भी 2। ठीक है, अब यहाँ पे पावर क्या है, अब पावर 1 है, तो 1 को 2 से डिवाइड करो तो 0.5 आएगा। और इंटीजर आप पार्ट आपको लेना है, ये वाला नहीं लेना है, यहाँ पे 0 होगा और इसमें 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1। तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करो, तो इसके टोटल नंबर परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स जो निकलेंगे वो 4 आएगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप समझे होंगे कि किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि किसी भी नंबर का जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसका फैक्टर्स जो होता है ना, वो ऑड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है, नंबर ऑफ फैक्टर्स वो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आप ले लो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्यों, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर करने पे 16 आता है। ठीक है, और इसके फैक्टर्स जब आप लिखोगे तो इसके फैक्टर्स ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे, जैसे कि 1 2 4 8 एंड 16। आप काउंट करो 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए इसके, 5, जो कि ऑड नंबर है। ठीक है, आप कोई और नंबर ले लो 36 और इसके फैक्टर्स लिखो 1 2 3 4
9, 12, 18, उसके बाद 36। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कोई एक और भी होगा क्योंकि छूट रहा है यहाँ पे 6 होगा, 6 होगा, 4 के बाद 6 भी होगा। ठीक है, तो 6 भी होगा, तो आप काउंट करो इसको तो देखो कितना आता है, 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 9 आ जाएगा। ये वो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए, 9 आए। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने आपको ये बताने की प्रयास किया है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं वो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, यानी कि वो 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। कहने का मतलब 2 का मल्टीपल नहीं होगा, यानी कि इवन नहीं होगा, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आएगा। जैसे इसका 5 आया, इसका क्या आया, इसका आया 9। ठीक है, कोई और भी एग्जांपल के थ्रू आप समझ लो, 25 ले लो। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, और इसके फैक्टर्स लिखो, 1 आएगा, 5 आएगा और 25। कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आए, 3 आए। 3 क्या है, ऑड। ठीक है बच्चों, तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप सोचोगे और उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जब निकालोगे तो ऑड आएगा। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आएगा। और कोई नंबर आप सोच सकते हो, जैसे कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, और 9 के फैक्टर्स आप लिखो 1 3 9। ठीक है, तो कितने फैक्टर्स आए इसके भी 3 फैक्टर्स आए। ये कैसा है, ये भी ऑड है। आई थिंक आप समझे होंगे बच्चों। ठीक है, और कोई नंबर भी आप सोच सकते हो। ठीक है, जैसे कि 100 ले लो, 100 का इसका स्क्वायर होता है 10 का। ठीक है, और इसके फैक्टर्स लिखो, तो 100 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, उसके बाद 10 से, 20 से, 25 से, 50 से और 100 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके भी नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए, 9। कहने का मतलब ऑड। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जब हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं तो वो ऑड आता है। ठीक है, आई थिंक आप समझे होंगे। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो अभी आपने देखा कि किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। किसी नंबर के फैक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। आप हेडिंग डाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। किसी नंबर के सभी फैक्टर का अगर मुझे प्रोडक्ट निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, कैसे फाइंड आउट करूंगा, इसी को समझेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, मैं एक नंबर ले रहा हूं 60। ठीक है, किसी भी नंबर के गुणनखंडों का गुणनफल अगर मुझे निकालना हो, बच्चों जैसा कि आप जानते हैं फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड और प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, यानी कि गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो किसी भी संख्या के गुणनखंडों का अगर मुझे गुणनफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इस चीज को हम इस कंसेप्ट के थ्रू समझेंगे। ठीक है, मैंने एक नंबर ले लिया 60 और मैं 60 के सारे फैक्टर्स को लिखता हूं। पहले 60 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 5 से होता है, 6 से होता है, 10 से होता है, उसके बाद 10 से होता है, 20 से होता है, 30 से होता है और 60 से होता है। ठीक है, ऐसा है। ये साढ़े 60 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है। मुझे इसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है। मतलब कि अगर मैं इसके सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 60, ऐसा अगर मैं कर दूं तो कितना आएगा। इसमें एक और नंबर बच्चों यहाँ पे आएगा, एक और नंबर यहाँ पे आएगा, वो होगा
10 के बाद 12 और 12 के बाद 15 और 15 के बाद 20, ठीक है। 15 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 60, ठीक है। ऐसा होगा, और कोई फैक्टर इसका नहीं होगा, ठीक है, और कोई फैक्टर नहीं होगा। अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, यही हमारा पर्पस है निकालना, ठीक है। तो देखो जरा सा बच्चों, अगर 1 को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बनेगा। 1 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से 60 बनेगा, ठीक है, 60 बनेगा। फिर अगर आप 2 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, यहां से भी 60 आएगा। फिर 3 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा, यहां से भी 60 आएगा, ठीक है। फिर आप 4 को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 15 से तो कितना आएगा, यहां से भी 60 आएगा, ठीक है। उसके बाद 5 को आप मल्टीप्लाई कर दो 12 से तो कितना आएगा, यहां से भी आएगा 60, ठीक है। और 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, 60 आएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यही जो है इसके सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, यही इसके सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया 60 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 60 आया, और सबको मल्टीप्लाई मैंने कर दिया इस तरह से। तो आप देखो कि 60 कितने बार आया हुआ है, 60 जो है वो कितने टाइम आया है, ठीक है। काउंट करो तो कितना, 1 2 3 4 5 6। आप देख पा रहे हैं कि 60 जो है वो 6 टाइम्स आया है, 6 बार आया है 60, ठीक है। लेकिन इसके टोटल फैक्टर्स कितने हैं ये देखो आप, 1 2, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो 12 है, ठीक है बच्चों। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो 12 है, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 12 है, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 है और मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे 60 को 6 टाइम लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अगर 60 को आपने 6 टाइम लिखा है इसका मतलब यही ना हुआ कि 60 का पावर 6, 60 का पावर 6, कहने का मतलब ये हुआ कि इसके फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट आ रहा है, इसके फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 60 का पावर 6 आ रहा है, ठीक है। ये तो मैंने इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करके बताया, लेकिन हर एक नंबर के लिए इस तरह से मल्टीप्लाई करके निकालना एक डिफिकल्ट वर्क हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए इसका मैं एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं आपको कि आप कैसे किसी भी नंबर का, बड़े से बड़े नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बहुत इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसका मेथड क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने का एक फॉर्मूला है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला ये है कि कोई अगर नंबर है, कोई नंबर है, मान लो आप जो भी नंबर दिया हुआ हो, जैसे यहां पे एक नंबर था 60, तो नंबर का पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर का पावर देना है नंबर ऑफ फैक्टर्स, और उसको डिवाइड कर देना है 2 से, उसको डिवाइड कर देना है 2 से। ये फॉर्मूला बच्चों, इसको आप नोट कर ले, और इसी फॉर्मूला से आप सारे नंबर के फैक्टर्स का प्रोडक्ट आप इजीली काउंट कर पाओगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू नंबर रेज टू पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। जैसे यहाँ पे नंबर क्या था, यहाँ पे नंबर की जगह पे मैं क्या लिख देता, नंबर की जगह पे मैं लिखता 60, और 60 का पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 12, और डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा, 60 का पावर, ये 2 से ये कितने टाइम में, 6 टाइम में कैंसिल आउट होगा, 60 का पावर 6 आएगा। आप देख पा रहे हैं यहां से भी आया और यहां से भी 60 का पावर 6 ही आया, ठीक है। तो आप समझ पाए कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स का प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं।
मान लो बच्चों 360 नंबर एक है, 360 है, एक नंबर है 360, इससे पहले मैंने 60 लिया था, अब एक नंबर मैंने लिया है 360 और मुझे पता करना है कि 360 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट कितना है। तो आप जानते हैं कि 360 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालने के लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि 360 के टोटल फैक्टर कितने हैं, 360 के टोटल कितने फैक्टर हैं, और वो पता करने के लिए मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, प्राइम नंबर के पावर्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आप इसको फैक्टराइज कर लो, इसको लिख सकते हो आप 6 इंटू 6 और यहाँ पे जो 10 है इसको लिख सकते हो 2 इंटू 5, ठीक है। फिर इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ पे देखोगे आप 2 का पावर 3 हो रहा है इंटू 3 का पावर 2 हो रहा है इंटू 5 का पावर 1, ठीक है। अच्छा बताओ आप इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना हो मुझे, तो आप जानते हैं कैसे निकालते टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं। जैसे यहाँ पे पावर 3 है, इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करना है तो ये बनेगा 4, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे पावर 2 है, इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करना है तो ये बनेगा 3। यहाँ पे पावर 1 है, इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करना है, ये बनेगा 2, ठीक है। और सबको आप कर दो मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है बच्चों। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 24, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, इसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360 इज इक्वल टू नंबर, नंबर का पावर क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो नंबर क्या है, तो नंबर है 360, तो 360 का पावर क्या रखोगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि 24 है और डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 360 का पावर 12 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, इतना आएगा। आई थिंक आप समझे होंगे कि हमने किस तरह से 360 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकाला है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई नंबर इस तरह से दिया हुआ हो, n इज इक्वल टू 2 द पावर 5 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। कोई नंबर आपको इस तरह से दिया हुआ है और आपको कह रहा है अब बताओ मुझे इसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट कितना होगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, ठीक है। तो आप पहले ये देख लो कि ये नंबर कितना है, ये नंबर कितना है, ये तो हो गया 32 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है। ये कितना होगा, इंटू 3, $672, 672 आ रहा है, ठीक है, ये इतना है। और पहले से ये फैक्टराइज है, ठीक है, फैक्टराइजेशन करने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। आपको निकालना पड़ेगा पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें 1 ऐड करना है, ये हो जाएगा 6, इसमें पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में 1 ऐड करोगे ये बनेगा 2 और इसमें 1 ऐड करोगे ये बनेगा 2, तो 6 2 12, 12 2 24, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 24 हो गए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 24, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपको निकालना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 672। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है नंबर लिखो, नंबर ये है, इस पे जो पावर, इसके जो फैक्टर्स हैं उसको पावर के फॉर्म में लिखो,
24, उसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 672 का पावर 12 ऐसा हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई नंबर ऑफ फैक्टर इस तरह का हो, जैसे कि 7 हो, उसे अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा उस तो उसके लिए आप उसे डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो या फिर उसी फॉर्म में भी रख सकते हो, ठीक है। देखते हैं ऐसे कुछ एग्जांपल, जैसे कि मैं ले लेता हूं, मान लो 75 लिया, ठीक है, 75, और 75 को क्या लिख सकते हो आप, 15 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालोगे बच्चों तो कितना आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, ये भी तो ऐसा ही आ गया, ठीक है, 3 इंटू 2 ये भी तो 6 आ गया, यानी कि इवन आ गया, ठीक है। अगर मुझे इसका प्रोडक्ट निकालना हो फैक्टर्स का, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो क्या करोगे आप, कैसे निकालोगे, तो 75 है, इसका पावर 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 75 का पावर 3, ऐसा होगा, ठीक है बच्चों, ऐसा हो जाएगा। आई थिंक आप समझे होंगे कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर 72 लिखा हुआ है, इसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो इसको पहले फैक्टराइज कर लो, ठीक है, तो इसको लिखोगे 9 इंटू 8, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब, ठीक है, यानी कि ये इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 15, ठीक है, ऐसा है, 3 इंटू 5 नहीं हो, सॉरी, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, 12, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकले, 12। आपको निकालना क्या, आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए उस नंबर को सबसे पहले लिख लो, नंबर क्या है, नंबर है 72, इसका पावर करो, पावर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स है 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी 72 का पावर 6, इतना हो जाएगा इसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट, ठीक है, इतना होगा। आई थिंक आप समझे होंगे, हम अगले टॉपिक पे आते हैं। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ बच्चों, मैं एक नंबर लिया मैंने 100, ठीक है, और मैं 100 के फैक्टर्स लिख रहा हूँ, तो 100 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, उसके बाद 20 से, 25 से, 25 के बाद 50 से, 50 के बाद 100 से, ठीक है, ठीक है, इतना ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो यही बताओ, जब आप इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालते हो, तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 100 मिलेगा, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको मिलेगा 100, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तब भी मिलेगा 100,
इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको मिलेगा 100। लेकिन यहाँ पे एक 10 जो है ये बच रहा है, इसका पेयर नहीं लग पा रहा है, ठीक है, इसका पेयर नहीं लग पा रहा है, ठीक है। और आप ये ऑब्जर्व करोगे, ये जो 10 है ना, ये जो 10 है बच्चों, ये 10 जो है ये इसी नंबर का स्क्वायर रूट है, ये इसी नंबर का, ये जो 100 है ना, इसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट 10 ही होता है, ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट है। यानी कि किसी नंबर, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पहली बात तो ये कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे कि 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर है, तो आपको पता है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं वो ऑड होते हैं, मतलब इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स तो नहीं आएगा, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आएगा। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आएगा तो उसका सभी का पेयर नहीं बन पाएगा, बीच में एक नंबर बच जाएगा, ठीक है। और बीच में जो एक नंबर बचता है, यही नंबर इस नंबर का स्क्वायर रूट होता है, ये नंबर जो बीच में बच रहा है ये इसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो अगर बीच में 10 बच रहा है तो 10 जो है किसका स्क्वायर रूट है, 100 का स्क्वायर रूट है, ठीक है बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसके भी नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना हो, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना हो, तो कैसे निकालोगे प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे तो पेयर नहीं लग रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, और साथ ही साथ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है इसके। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो वो नंबर लिखते हैं जिसका हम निकालना चाह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर क्या है, वो नंबर है 100। अब इस पे पावर दो, पावर क्या देते हैं, पावर देते हैं हम फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके 9 है और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 100 का पावर कितना आ जाएगा, 4.5, ठीक है बच्चों, इसका ऐसा ही होगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो मैंने किया है ये कैसे हुआ, इसको भी मैं थोड़ा सा बताता हूं। ये बताओ, ये 100 कितने बार यहाँ पे लिखा गया है, मैंने लिखा है 1 2 3 4, 100 का पावर 4 तो आएगा ही आएगा, 100 का पावर 4 तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक 10 बच गया है, एक 10 जो बच गया तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 का पावर 1/2, 100 का पावर 1/2 तो लिख सकते हैं ना। आप 10 को लिख सकते हो 100 का पावर 1/2, क्योंकि ये तो ऐसा ही आएगा ना, 10 स्क्वायर और उसका पावर 1/2, तो ये कैंसिल आउट होकर के 10 ही आएगा, ठीक है। तो 10 को आप इस तरह से लिख सकते हो। तो ये बताओ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ ही साथ दोनों का बेस सेम है, तो ये ऐसे आ जाएगा 100 का पावर 4 प्लस 1/2, यानी कि 100 का पावर 9/2, 100 का पावर 9/2, ठीक है। 100 का पावर 9/2 कहने का मतलब हुआ 100 का पावर 4.5, ठीक है। आई थिंक आप समझे होंगे, ठीक है, आप समझे होंगे। इसको मिटाते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, उसके थ्रू मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। 36 ले लो आप, 36। ये बताओ कि 36 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद 9 है, 12 है, 18 है और 36 है, ठीक है। तो 36 वैसे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आप निकालें तो 2 × 3 का पावर होता है 2, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 9। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 होंगे, ठीक है। देखते हैं, 1 2 3 4 6 भी होगा, यहाँ पे 6 होगा, उसके बाद 9 होगा, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो 9, आप काउंट कर सकते हो, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलेंगे 9, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 है। और वैसे भी आपको पता होगा कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं वो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है इसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट, अगर मुझे इसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो पहली चीज आप ये देखें
ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 36 बनेगा, ठीक है ना। फिर 2 जब 18 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 36 बनेगा। फिर 4 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 36 बनेगा। उसके बाद ये 4 9 से ठीक है, 12 3 से मल्टीप्लाई होगा 36 बनेगा। उसके बाद 9 जो है 9 4 से मल्टीप्लाई होगा तब भी 36 बनेगा। और एक नंबर जो है 6 ये बीच में बच जाता है। एक नंबर 6 जो है ये बीच में बच जाता है और इसका पेयर नहीं लगता है, ठीक है। और पिछले ही एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था कि ये जो नंबर बचता है ना, ये इसका स्क्वायर रूट होता है। ये जो नंबर आपके सामने बचा हुआ वहां पे है, ये 36 का स्क्वायर रूट है, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट 6 ही आता है, ठीक है ना। तो यही नंबर इस नंबर का स्क्वायर रूट होता है जो कि बच जाता है, ठीक है बच्चों। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 36 कितनी टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम आ रहा है। तो यानी कि 36 का पावर 4 तो होगा ही, 36 का पावर 4 तो होगा ही, लेकिन एक 6 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर एक 6 एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 का पावर 1, 36 का पावर 1/2, 36 का पावर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। तो आप पाओगे 36 का पावर पहले से 4 है और एक 1/2 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 36 का पावर आ जाएगा 9/2, ठीक है। 36 का पावर आएगा 9/2, यानी कि 36 का पावर 4.5 ऐसा आएगा। आई थिंक आप समझे होंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ठीक है क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों कि कोई नंबर है n, कोई नंबर n है और ये जो नंबर n है 1 और रूट n के बीच, 1 और रूट n के बीच टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 है। तो बताओ आप मुझे कि n के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, n के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, ठीक है। 1 और रूट n के बीच 8 फैक्टर्स हैं, 1 और रूट n के बीच 8 फैक्टर्स हैं, तो इसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे। तो आपको पता है कि इसके फैक्टर्स n तक जाएंगे, लास्ट में n आएगा, ठीक है। शुरू में 1 रहता है और अंत में वो नंबर खुद आता है फैक्टर के फॉर्म में। और जितना फैक्टर ये रूट n, आपको मैंने पहले भी बताया रूट n जो आता है वो एकदम बीच में आता है। तो जितना फैक्टर इधर होगा उतना ही फैक्टर उधर भी होगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो इसके और इसके बीच में यहाँ पे 8 है और ये मिलाकर के 9, ठीक है ना। तो यहाँ भी 8 ही होगा, यहाँ भी 8 ही होगा, क्योंकि जितना गैप यहाँ पे रहता है उतना ही गैप यहाँ पे भी रहता है, ठीक है। जितने फैक्टर्स का गैप यहाँ पे है उतने ही फैक्टर्स यहाँ पे भी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इधर अगर 4 फैक्टर्स रहेंगे तो उधर भी 4 फैक्टर्स रहेंगे, इधर अगर 5 फैक्टर्स है तो उधर भी 5 फैक्टर्स है। तो इधर अगर 8 यहाँ पे है तो ये भी 8 होगा। तो 8 फैक्टर्स तो हुए 16, उसके बाद ये 1, ये होगा 17 और ये दोनों मिला करके, ठीक है, कितना हो जाएगा +2, ठीक है। 16 + 1 17 + 1 +2 19। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 19, ठीक है बच्चों। आप इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे आई थिंक। कोई नंबर है n, तो रूट n और 1 के बीच अगर 8 फैक्टर्स हैं, क्वेश्चन ये है कि कोई नंबर n है, अगर रूट n और 1 के बीच 8 फैक्टर्स हैं, तो बताओ कि n के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। तो आप जानते हैं कि रूट n जो होता है वो बीच में रहता है, बीच में आपको बताया तो मैंने अभी कि किसी भी, इसका मतलब तो एक चीज तो और क्लियर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के केस में ही यहाँ पे रूट n बीच में आ जाता है, ठीक है। तो ये रूट n है यहाँ पे दिया हुआ, तो जो रूट n जहाँ पे रहता है उसके इधर उतने ही फैक्टर्स रहते हैं और इस साइड भी उतने ही फैक्टर्स रहते हैं। अगर यहाँ पे 8 फैक्टर है इस दोनों के बीच में, तो यहाँ भी इस दोनों के बीच में 8 फैक्टर्स होंगे। तो 8 + 8 16 + 1 17 + 1 18 और +1 19। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बच्चों 19 हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो फैक्टर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे आई थिंक हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बचे हुए हैं,
मैं अभी उनको बताने जा रहा हूं उसके बारे में, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है वो है परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर क्या होता है? अ नंबर नंबर नहीं बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। अगर किसी नंबर के सारे फैक्टर्स का सम उस नंबर के इक्वल आ जाए तो उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। अगर किसी नंबर के सारे फैक्टर्स का सम उस नंबर को छोड़कर जितने भी फैक्टर है उसका सम अगर उस नंबर के इक्वल आ जाता है तो उस नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं, ठीक है। परफेक्ट नंबर कहते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, देखो, इफ द सम ऑफ if the sum of all factors of a number is of a number excluding the number, उस नंबर को छोड़कर, excluding the number is equal to the number, then the number is called perfect number। अगर किसी संख्या के सारे फैक्टर्स का योग उस संख्या को छोड़कर उस संख्या के बराबर आ जाए तो उस संख्या को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 6 एक नंबर है, इसके फैक्टर्स आप देख लो 1 2 3 और 6, ठीक है। 6 को छोड़ दो, 6 को छोड़ दो, बाकी जो ये तीन फैक्टर्स है, बाकी जो ये तीन फैक्टर्स है, इसका सम अगर इसके इक्वल आ जाता है तो 6 एक परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। तो इसका सम करोगे 1 + 2 + 3 तो आप पाओगे कि 6 ही आ रहा है। तो इस नंबर को छोड़कर बाकी फैक्टर्स के सम अगर इस नंबर के इक्वल आ जाता है तो ये एक परफेक्ट नंबर कहलाता है। इसका मतलब 6 कैसा नंबर है बच्चों? 6 एक परफेक्ट नंबर है। आई थिंक आप इस बात को समझ पाए होंगे, बहुत आसान था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और नंबर लेता हूं 28 और 28 के फैक्टर्स में लिखता हूं पहले 1 2 4, उसके बाद 7 14 और 28। इस नंबर को छोड़ दो आप, ये जो 28 फैक्टर आया इसको आप इग्नोर कर दो, ठीक है। बाकी जो फैक्टर्स है उस फैक्टर्स को आप सम कर लो, ठीक है। आप सम कर लो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 और देखो कितना आ रहा है। 14 में 4 ऐड करोगे तो बनेगा 28 और 7 में ये 3 ऐड करोगे तो बनेगा 10। 14 में 4 ऐड करोगे बनेगा 18। 18 में अगर आप 10 ऐड कर देते हो तो बनेगा 28। इसका सम कितना आ रहा है? इसका सम 28 आ रहा है, यानी कि इस नंबर के इक्वल आ रहा है। तो अगर इसके फैक्टर्स का सम इस नंबर के इक्वल आ जाता है तो इस नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। इस नंबर को क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर, ठीक है। लेकिन फैक्टर्स में आपको इस नंबर को काउंट नहीं करना है, क्योंकि इस नंबर के फैक्टर जो है, किसी भी नंबर के फैक्टर वो नंबर खुद भी होता है, इसीलिए उस नंबर को छोड़कर बाकी फैक्टर्स का सम
अगर उस नंबर के इक्वल आ जाए वो नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक बहुत इजी था, ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं एक और छोटी सी बात है, छोटा सा कंसेप्ट, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। जैसे आप कोई नंबर ले लो 375, ठीक है, और आपको किसी ने कहा कि बताओ इसमें 5 का फेस वैल्यू क्या है, तो किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वो खुद ही होता है, वो चेंज नहीं होता। जैसे ही आपसे किसी ने पूछा कि फेस वैल्यू बताओ, तो आपको वही नंबर बता देना है। फेस वैल्यू ऑफ 5 जो होगा वो 5 ही होगा। फेस वैल्यू ऑफ 7 जो होगा वो 7 ही होगा। फेस वैल्यू ऑफ 3 जो होगा वो 3 ही होगा। लेकिन आपसे अगर कोई पूछ दे कि प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगा, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, तो 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो आपसे किसी ने पूछ दिया प्लेस वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 कितना होगा, तो ये देखो कि 7 किस प्लेस पे है, ये 1 प्लेस हुआ, ये 10 प्लेस पे हुआ, तो 7 10 प्लेस पे है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा 70। ठीक है, अब वैसे भी आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 7 के बाद एक डिजिट है तो 7 पे एक जीरो देना है। ठीक है, उसके बाद आपसे किसी ने पूछ दिया कि प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगा, तो 3 किस प्लेस पे है, 1 10 100 प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 300 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप समझे होंगे, बहुत ईजी है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। कुछ और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 5 7 9 2 3 4, ये नंबर लिया मैंने, और मैं आपसे कहूं कि बताओ कि 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू ऑफ 9, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू बदलेगा नहीं, वही रह जाएगा। फेस वैल्यू ऑफ 9 जो होगा वो 9 ही होगा। ठीक है, फिर आपसे मैंने कहा कि फेस वैल्यू बताओ आप, फेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगा, तो 2 ही रहेगा। मैंने आपसे कहा कि फेस वैल्यू ऑफ 7 क्या होगा, तो 7 ही रहेगा। मैंने आपसे कहा फेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगा, तो 5 ही रहेगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा फेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगा, 4 ही रहेगा। ठीक है, तो ये फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू बदलता नहीं है। ठीक है, फेस वैल्यू वही रहता है, लेकिन प्लेस वैल्यू बदलता है। अगर मैं आपसे कहूं प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगा, तो आप ये देखो कि 4 किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 4 आएगा। उसके बाद बताओ मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्लेस वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या होगा, तो देखो 9 किस प्लेस पे है, 1 10 100 1000 1000 प्लेस पे है, तो 9 को 1000 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 9 पे 1230। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 9 के इधर 3 डिजिट है तो 9 पे 3 जीरो आएगा। अगर 9 के इधर 4 डिजिट रहता तो 9 पे 4 जीरो आ जाते। जैसे अगर मैं कहूं आपको कि प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि 7 के इधर कितने डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4, तो 7 पे 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं
प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कितना होगा, तो 5 के इधर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इस पे 5 0 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये होता है प्लेस वैल्यू और ये होता है फेस वैल्यू। ठीक है, आई थिंक आप समझे होंगे बच्चों। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इससे आगे की चीज नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और आप हमसे जुड़े रहें। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने राय अवश्य दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके और हमारा पर्पस हर एक बच्चा तक शिक्षा को पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से हम इस चैनल से जुड़े हैं। धन्यवाद।